गुड मॉर्निंग। विवेकानंद कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर इस वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम पढ़े थे कि भारत में जो है संविधान निर्माताओं ने भारत की शासन व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया और उसके तहत देखे कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में उसको दो भाग में देखे कि एक तो होता है संसदीय प्रणाली और एक अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली को हम देखें कि अमेरिका में अपनाया जाता है। उसमें जो होता है विधायिका से वह स्वतंत्र होता है। एक तरफ हम शासन प्रणाली को जिसमें देखेंगे कि एक संसद होगा और संसद में भी हम देखें कि एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी उच्च सदन, निम्न सदन और राष्ट्रपति जो है संसद के अभिन्न अंग होंगे। और फिर उस संसद में भी देखें हम कि यह देश को चलाने के लिए शक्तियों का पृथक्करण किया गया था। तो उसमें हम पढ़े कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और कार्यपालिका के अंतर्गत देखे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री सभी आते हैं। और न्यायपालिका में जितने भी न्याय दिलाने का कार्य सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब न्यायपालिका में आते हैं। और विधायिका में हम देखें कि जितने भी पूरे देश से चुन करके वहां पे लोग जाते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, ये सब जो होते हैं विधायिका के अंतर्गत आते हैं। तो आज जो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इससे पहले हम पढ़े कि उनका जो है निर्वाचक मंडल में कौन कौन से भाग लेते हैं, उनका कार्य क्या है, जमानत राशि कितनी होती है। आज हम इस वीडियो में उससे आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एक पढ़े थे कि अनुच्छेद 52, उसमें हम देखे थे कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और बताए थे कि होगा का मतलब होता है कि वह पद न तो कभी समाप्त होगा और न तो वह पद कभी खाली रह सकता है। यानी एक दिन के लिए भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जब देखेंगे तो इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का, 5 वर्षों का। लेकिन कब से ये 5 वर्ष? तो निर्वाचन होने के जिस दिन वह शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन से जोड़ा जाता है। कितने दिनों के लिए? 5 साल के लिए। यानी पद ग्रहण करने से 5 साल। इसमें फिर क्वेश्चन फंसाता है कि जब चुनाव आयोग तिथि की घोषणा करती है, क्या उस दिन से आचार संहिता लगता है, क्या उस दिन से, या जिस दिन चुनाव होता है उस दिन से ये जोड़ा जाता है? तो हमको ध्यान में रखना है कि नहीं, पद ग्रहण करने से 5 साल, क्योंकि यह पद कभी खाली नहीं रह सकता है, इसलिए बताए थे। और उसके बाद देखेंगे शपथ ग्रहण। और शपथ ग्रहण की जब बात करेंगे तो पढ़ेंगे अनुच्छेद 60। तो यह जो शपथ ग्रहण करते हैं और शपथ ग्रहण करने के बाद नियम होता है कि कोई भी अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, अपने कार्यकाल में त्याग पत्र देना चाहता है तो वो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। लेकिन उपराष्ट्रपति का भी एक कार्य होता है कि इसकी सूचना जो है तत्काल किसको दे दे? मंत्रिपरिषद को। इसकी सूचना यानी लोकसभा अध्यक्ष को देना पड़ता है कि जब वह सीट खाली होता है। तो फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर राष्ट्रपति जो है आकस्मिक मृत्यु हो जाए, अपनी पद को छोड़ दें या फिर उस पे महाभियोग लग जाए, तो उस समय क्या होगा? तो राष्ट्रपति का पद जो है उस समय उसके स्थान पर अगर उपराष्ट्रपति है तो उसके कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी अपने पद पे नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी जो होंगे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, वो इनके कार्य को देखेंगे। किनके कार्य को? राष्ट्रपति के कार्य को। और 6 माह के अंदर पुनः मतदान कराना होता है। यानी 6 माह के लिए जो है कोई न कोई कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं फिर शपथ ग्रहण। तो शपथ ग्रहण में क्या होता है? अनुच्छेद 60 में पढ़ेंगे
कि भारत के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन शपथ ग्रहण दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद हम देखते हैं वेतन कि इसका वेतन कितना होता है। तो वेतन जब हम देखेंगे तो 5 लाख रुपया प्रति माह जो है इनका वेतन है और अलग से इनको भत्ता राशि मिलती है। और सबसे बड़ी बात है यह जो है वेतन जो है इनको संचित निधि से दिया जाता है। किस निधि से? संचित निधि से। और उस वेतन पर, उस भत्ता पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और भारत के बताए थे कि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है प्रथम नागरिक? कि जब हम देखेंगे कि यही 2021 में जनगणना होगी तो सबसे पहले जनगणना की शुरुआत जो है राष्ट्रपति से ही किया जाता है, इसलिए उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और इसके बाद देखेंगे हम राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग क्या होता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति क्या हुआ कि शपथ ग्रहण कर लिए। शपथ ग्रहण करने के बाद वह अपने पद का दुरुपयोग या संवैधानिक नियम का पालन या कोई भी अपनी नीति, गलत नीति लेती है जिनका जो है संसद विरोध करेगा। और विरोध जो है एक विशेष प्रक्रिया होती है उसके लिए, और वही विशेष प्रक्रिया को जो है महाभियोग बोला जाता है। यानी महाभियोग जो है विशेष प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की कार्य प्रणाली है। तो इसमें देखेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग तो सबसे पहले देखेंगे कि यह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर राष्ट्रपति संवैधानिक नियम उस पर अतिक्रमण करते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं, तो यह जो है लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं कि लगाया कैसे जाएगा। तो शर्त में है, सबसे पहला शर्त है कि जिस सदन से भी इस विधेयक लाया जाएगा, जिस सदन से भी, उस सदन का 25% यानी 25% जो है उनके सदस्यों का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। सबसे पहला, जिस दिन सदन में पेश होगा उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह सूचना देना पड़ेगा। और सूचना देने के बाद राष्ट्रपति, ताकि वह अपना आकर के, जिसको शोकॉज कहते हैं, वह आकर के अपना या अपने द्वारा किसी भी अधिकारी को भेज करके वो अपना स्पष्टीकरण देंगे। और उसके बाद जिस सदन में पेश होता है उस सदन का जो हम पढ़ेंगे कि 1/4 हो गया कि 25, उसके बाद पास कराना होता है। तो पास कितना? 2/3 पढ़ेंगे कि प्रत्येक सदन से जो होता है 2/3। अगर लोकसभा में यह पेश किया जाता है सबसे पहले, तो लोकसभा कितना होना चाहिए? बहुमत 2/3 यानी 15 होगा। 15 का 2/3 निकालेंगे, उतना लोगों का उस पर साइन होना चाहिए। फिर यह जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में जितने सदस्य हैं उसका भी 2/3 सदस्यों का क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। और तभी जाकर के यह महाभियोग लगेगा। तो इसमें देखे पर कितना, दोनों सदन का कितना होना चाहिए, कितना से पारित होना चाहिए? 2/3। इसको याद रखेंगे। इसकी सूचना कितना दिन पहले राष्ट्रपति को मिलना चाहिए? जिस दिन सदन में पेश होगा उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह सूचना मिलना चाहिए। और उसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी में हम पढ़ेंगे कि 2 प्रकार के अधिकारी नियुक्त होते हैं। एक पढ़े थे कि प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं और एक स्वतंत्र रूप से धारण करते हैं। तो प्रसाद प्रयत्न में देखेंगे कि कैबिनेट मंत्रालय, प्रधानमंत्री हो गया, जितने भी मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, ये सब किसके तहत आते हैं? प्रसाद प्रयत्न। उसके बाद देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी बहुत सारे लोकसभा आयोग के अध्यक्ष, कि इनके द्वारा तो इसको जो है कौन कौन से अधिकारी की नियुक्त करते हैं, इसका एक चार्ट हम देखते हैं। कि इस चार्ट में हम देखते हैं कि कितने अधिकारी हैं और किन किन को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो इस ग्राफ में इसको हम देखें।
और इसके बाद जो हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां, तो राष्ट्रपति की शक्तियां को जब देखेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे दो प्रकार की शक्तियां। एक हो जाएगा सामान्य शक्तियां और एक जो है आपातकालीन शक्तियां। तो आपातकालीन शक्तियां की जब हम बात करेंगे तो इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन, जो आगे हम देखेंगे 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियां। और सामान्य शक्तियों में हम पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधायी शक्तियां, कूटनीतिक शक्ति, वित्तीय शक्ति और सैन्य शक्ति। तो अभी जो हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहला जो हम देखेंगे कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति, तो सबसे पहला एक हम देखेंगे अनुच्छेद 53 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 53, इसमें क्या है अनुच्छेद 53 में कि पढ़े कि प्रधान जो होते हैं औपचारिक रूप से कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। वह अपना कार्य स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवा सकते हैं। यह 53 में देखेंगे स्वयं अथवा अधीनस्थ। फिर इसके बाद बात करेंगे 74 की। कौन सा? अनुच्छेद 74। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति की सहायता सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का जो प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो फिर एक बार की अनुच्छेद 74 की राष्ट्रपति के सहायता के लिए, सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 75। इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति। और इसके बाद जो है मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? मंत्री परिषद की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। उसके बाद फिर हम देखेंगे एक अनुच्छेद 78। इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री का एक कार्य होता है कि मंत्री परिषद के सभी निर्णय, मंत्री परिषद जो भी अपना निर्णय लेते हैं, विधायक लाते हैं, जो भी राष्ट्रपति को जरूरत है, जो भी मांगा जाए, प्रधानमंत्री किसको देंगे? राष्ट्रपति को। यानी मंत्री परिषद के सभी निर्णयों की जानकारी प्रधानमंत्री को किसको देना पड़ता है? राष्ट्रपति को। और इसके बाद हम देखेंगे कार्यपालिका शक्ति में 4। उसके बाद हम आएंगे कि इसकी विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियां में फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी शक्तियां हैं। कि सबसे पहला तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वह, राष्ट्रपति किनका सदस्य होता है? संसद का एक अभिन्न अंग होते हैं सबसे पहला। तो इनकी कौन कौन सी, संसद में कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो इसमें देखेंगे विधायी शक्तियां। तो राष्ट्रपति के अभिन्न अंग होते हैं, इसको तो देख लिए। इसके बाद पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 79 में कि अनुच्छेद 79, इसमें देखेंगे कि राष्ट्रपति का जो कार्य होता है यह संसद का अभिन्न अंग होता है 79 में। अब संसद का अभिन्न अंग है तो कार्य क्या होगा कि संसद के अधिवेशन को बुलाना, उसे समाप्त करना, दूसरा और तीसरा है लोकसभा को जरूरत पड़ने पर को भंग करना। ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। समाप्त करना, संसद के अधिवेशन को बुलाना और लोकसभा को भंग करना। इसके बाद अगला बात करेंगे कि अगर संसद के दोनों सदन में किसी भी विधेयक को लेकर के गतिरोध पैदा हो जाता है, समंजन नहीं बैठता है, तो इस स्थिति में दोनों सदन की संयुक्त बैठक को बुलाना
कौन बैठक को बुलाना? दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाना। लेकिन संयुक्त बैठक में बुला तो लेंगे दोनों सदन के, लेकिन इसी के बाद देखेंगे कि अनुच्छेद 108 में क्या है कि दोनों सदन की जब गतिरोध पैदा होता है तो दोनों सदन को बुलाने का कार्य करेंगे कौन? राष्ट्रपति। लेकिन 108 में पढ़ेंगे कि दोनों सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यह होगा लोकसभा अध्यक्ष। यहां से क्वेश्चन पूछा है कि दोनों सदन संयुक्त बैठक बुलाने का कार्य राष्ट्रपति को होता है, लेकिन दोनों सदन की संयुक्त अध्यक्षता जो है कौन करती है? लोकसभा अध्यक्ष। और उसके बाद देखेंगे कि निर्वाचन जब होता है लोकसभा का, उस समय निर्वाचन होने के बाद या प्रथम अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही क्या होता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही अधिवेशन की शुरुआत होती है। कब कब? कि जब चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद प्रथम अधिवेशन होगा, चुनाव के पश्चात निर्वाचन के बाद अधिवेशन, या प्रथम जो है अधिवेशन होगा उस समय देखेंगे प्रथम अधिवेशन में चुनाव होने के बाद जो है इसके अभिभाषण से शुरू होगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण से। उसके बाद देखेंगे कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति जो है स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते। किस पे? धन विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते। और धन विधेयक सिर्फ किसमें पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है धन विधेयक। और धन विधेयक जो है किसमें पेश होगा? लोकसभा में। और इसके बाद देखेंगे कि एक और कि राष्ट्रपति का पावर होता है कि लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना। एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, मनोनीत। यह एंग्लो इंडियन क्या होता है? जिनके माता या पिता, पति या पत्नी कोई विदेशी हो, उसी को बोला जाता है एंग्लो इंडियन, और भारत की नागरिकता प्राप्त की हो। फिर देखेंगे 12 किसमें? राज्यसभा में। यह जो होता है साहित्य के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, फिल्म के क्षेत्र से, यानी अलग अलग क्षेत्रों से राष्ट्रपति का यह पावर होता है कि 12 जो है लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करें। यह जो हम पढ़ेंगे यह अनुच्छेद 80 की बात करते हैं। कितने? 12 किसमें? राज्यसभा में। उसके बाद देखेंगे कि कुछ विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जो कि बिना राष्ट्रपति के अनुमति के बिना वह विधेयक संसद में नहीं लाया जा सकता है। किसके अनुमति के बिना? राष्ट्रपति के अनुमति के बिना। तो उसमें हम देखेंगे कौन कौन सा ऐसा विधेयक है कि जो राष्ट्रपति के अनुमति के बिना नहीं लाया जा सकता है। तो एक हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 103। इसमें क्या है कि अगर किसी भी राज्य की सीमा को तय करना हो, या उस राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, या फिर एक नए राज्यों का गठन करना हो, तो इस पर जो है बिना राष्ट्रपति को बताए हुए, बिना उनके अनुमति से किसी भी सदन में यह विधेयक नहीं ला जा सकता है। पहला हो गया। फिर एक देखेंगे कि धन विधेयक जो है 110 की बात करेंगे। कौन सा? धन विधेयक भी जो है वह बिना अनुमति का किसी भी सदन में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे धन विधेयक जो है पहले लोकसभा में ही लाया जाता है। उसके बाद हम फिर बात करेंगे एक अनुच्छेद 266 का। अनुच्छेद 266, इसमें क्या होता है कि संचित निधि से अगर व्यय करना हो, खर्च करना हो, तो बिना राष्ट्रपति के इजाजत, बिना उनके अनुमति यह भी विधेयक नहीं लाया जा सकता है। किससे?
संचित निधि से खर्च करने का, इससे संबंधित विधेयक नहीं आएगा। तो 226 इसका देखें संबंध किससे है, संचित निधि से। इसका संबंध जो है राज्य के नाम, उनकी सीमा, नामकरण, ये सब जो है बिना राष्ट्रपति के इजाजत से नहीं लाया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे धन विधेयक। ये तीनों जो हम देखते हैं यह बिना राष्ट्रपति के अनुमति का किसी भी सदन में नहीं लाया जा सकता। उसके बाद हम फिर आगे देखेंगे कि कुछ विधेयक यह तो पढ़े, उसके बाद जो है कि यह विधेयक जो होता है कि यह विधायी शक्तियां, विधेयक पढ़ेंगे हम 3 प्रकार का। एक पढ़ेंगे समान विधेयक, कौन कौन सा, समान विधेयक। एक पढ़ेंगे धन विधेयक, और एक पढ़ेंगे संविधान संशोधन विधेयक। तो ये क्या होता है, इसको देखते हैं कि इसका संबंध 2 प्रकार देखते हैं, इसका केंद्र में देखते हैं और एक राज्य में देखते हैं। तो यह समान विधेयक जो है इसमें राष्ट्रपति का यह पावर होता है कि इसे वापस भी कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है, और नहीं तो इसे वापस भेज भी सकता है। किसका पावर है, राष्ट्रपति का। ये दोनों देखेंगे राज्य में और केंद्र में भी क्या क्या हो गया कि यह किसी भी विधेयक को, समान विधेयक को स्वीकृत कर सकता है और स्वीकृत कर सकता है और वापस भेज सकता है। लेकिन इसमें जब देखेंगे धन विधेयक में, तो इसमें देखेंगे वह स्वीकृत कर सकता है, वह स्वीकृत भी कर सकता है, लेकिन वापस नहीं भेज सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे संविधान संशोधन में, तो इसमें जो है संविधान संशोधन की जब बात करेंगे तो राज्य की बात करेंगे, तो राज्य में जो हम देखते हैं विधानसभा जो देखते हैं, यह इसको संविधान संशोधन करने का पावर नहीं होता है। इसमें देखेंगे संशोधन में न तो इसे वापस कर सकता है और न तो इसे अस्वीकृत कर सकते हैं। कौन, राष्ट्रपति सिर्फ स्वीकृति दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखें यहां तक। फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।